हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक सिंपल एसी सर्किट। बच्चों, एसी सर्किट का बिहेवियर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल एसी सर्किट, दूसरा आता है कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट। बेटा, सिंपल एसी सर्किट के अंदर जनरली बेसिक एलिमेंट जोड़े जाते हैं। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट जोड़े जाते हैं बेटा? सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है, यहां लिख देते हैं हम इसको। बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ना? बेसिक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होंगे? केबल रजिस्टर होगा, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस रजिस्टर होगा, या आपके पास में इंडक्टर होगा, या बेटा आपके रजिस्टर को बेटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को एल से, और या कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर होगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के जो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एसी सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ेंगे बेटा, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं बेटा सर्किट का, सिंपल एसी सर्किट का पहला टॉपिक, सर्किट एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर। एसी सर्किट्स कंटेनिंग प्योर रजिस्टर। ने सर्किट के अंदर केवल एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है बच्चों। कौन सा? देखिएगा किस तरीके से। मान लीजिए एक सर्किट बनाते हैं जिसमें केवल एक ये ही रेजिस्टेंस है, ये वाला बेटा, और इसको हमने जोड़ दिया मेन सप्लाई से। इसको बोल दिया बेटा हमारे पास में करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई, और यहाँ रेजिस्टेंस आर, और ये बेटा हमारे पास में हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वी या ई। ठीक है, हमने V या E, तो E की जो वैल्यू होती है वो होती है E नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ E क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। E नॉट क्या है? पीक वोल्टेज। ओमेगा टी क्या है यहाँ पर? फेज। ठीक है, फेज। चलिए बेटा देखते हैं, आगे करते हैं इसका डेरिवेशन। हमने माना लेट एट एनी टाइम, लेट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी भी कहते हैं, द करेंट फ्लोइंग या करेंट इन द सर्किट, वो बेटा आई है, इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा? मान लेते हैं V, तो V की वैल्यू हो गई आई आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटा यहाँ पर, V इक्वल टू आई आर, यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई आर। तब विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, क्या यूज करेंगे बेटा? हमारे पास में किरचॉफ लॉ से अगर हम देखें, इसको प्लस करें ये माइनस करें, तो देखो मैं आपसे लूप के थ्रू बता रहा हूं कि करंट इनटू रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे बेटे इस तरीके से, देखिए प्लस माइनस से करके, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? आई आर, या ऐसे भी कह सकते हैं यहां पर जितना वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज यहां पर होगा, तो E इज इक्वल टू आई आर। क्लियर बेटा? तो E की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिला बताइए? E की वैल्यू रखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, किसके इक्वल आ गई बेटा? आई आर के इक्वल आ गई।
तो आई किसकी, आई की वैल्यू निकालेंगे तो ई नॉट ओवर आर साइन ओमेगा टी। अब ई नॉट ओवर आर को हम बोलते हैं पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई की वैल्यू आपके पास में आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा यहां पर आई नॉट किसकी इक्वल है, ई नॉट ओवर आर। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम पीक और मैक्सिमम वैल्यू, पीक और मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। ठीक है, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा बेटा आपके पास में। तो ये करंट आ गया। अब ये देखिए बेटा बच्चों, यहां पर वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, यानी ओमेगा टी यहां पर भी है और ओमेगा टी यहां पर भी है। ठीक है, दोनों सिनुसॉइडल नेचर के हैं। एसी सर्किट के अंदर प्योर रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, क्योंकि ओमेगा टी और ओमेगा टी में ना तो कुछ जुड़ रहा है ना कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ना कोई एडिशन पे है ना कोई सब्सट्रैक्शन पर। ठीक है बेटा, तो हम यहां लिखते हैं, इसको नोट पॉइंट करके डालेंगे, द वोल्टेज एंड करंट इन voltage and current in pure resistive circuit, voltage and current in pure resistive circuit are in same phase, सेम फेज में होगी बेटा। कैसे सेम फेज में होगी, क्योंकि दोनों बेटा दोनों के पीछे ओमेगा टी है, यानी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। क्लियर है। द वेक्टर और फेजर डायग्राम बेटा अब इसका ड्रॉ करेंगे हम। द वेक्टर और फेजर डायग्राम विच रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, which represent the phase relationship between alternating current and alternating वोल्टेज। ठीक है, और ईएमएफ कैसे होगा बेटा, देखिए हम इसका पहले एक वेव डायग्राम बनाते हैं, यानी साइन वेव डायग्राम बनाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले वोल्टेज एंड करंट के लिए यहां पर हमारे पास में ड्रॉ करते हैं बेटा। यहां पर ये हो गया हमारे पास में एक्स एक्सिस, यहां पर ओमेगा टी यानी फेज आएगा, यहां पर हम आई और ई यानी करंट और वोल्टेज को करेंगे बेटा मेजर। देखिए बेटा, ये हमारे पास में वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे लेते हैं या ऐसे। अब देखिएगा यहां पर ये क्या है हमारे पास में, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, यानी ये हमारे पास में है ई नॉट। ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। ये 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर क्या आएगा बेटा पाई, ये होगा 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 2 पाई। तो देखिएगा बच्चों, जिस फेज से होकर वोल्टेज जा रहा है, जिन फेजेस से होकर वोल्टेज जा रहा है, उन्हीं फेजेस से होकर करंट भी जाएगा। अगर वोल्टेज पाई बाई 2 पर मैक्सिमम हो रहा है तो बेटा करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा पाई बाई 2 पर ही, तभी वो कहलाएगा सेम फेज में। तो ये देखिएगा, ये सेम फेज में करंट मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। तो ये जो इक्वेशन आती है ये करंट की इंस्टेंटेनियस I इज इक्वल टू आई नॉट साइन
ओमेगा टी मिल गई। और बेटा ये हमारे पास में वोल्टेज के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी मिल गई। ठीक है बेटा, अब इसका फेजर डायग्राम देखेंगे। ये हमारे पास में साइन का डायग्राम आ गया। फेजर डायग्राम देखें बेटा इसका, देखिए फेजर डायग्राम, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इधर वाई एक्सेस इधर एक्स एक्सेस। वोल्टेज कितने एंगल पर है बच्चों देखिएगा। सबसे पहले देखिए वोल्टेज का फेज क्या है ओमेगा टी, और करंट का फेज क्या है वो भी ओमेगा टी। तो यहां पर सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। ये गई हमारे पास में वोल्टेज, ये ले लिया हमने वोल्टेज बेटा। ठीक है, ये हमारे पास में वोल्टेज आ गई। वोल्टेज का एंगल कितना आ रहा है हमारे पास में बेटा, यहां से यहां तक ओमेगा टी, एंटी क्लॉकवाइज, ये वोल्टेज। और यहां पर हमारे पास में इसी में करंट का एंगल भी यही है। ये हमारे पास में क्या है ई नॉट, ये क्या है हमारे पास में आई नॉट। और बेटा वाई एक्सिस पर हमेशा इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वाई एक्सिस पर इसके अगर हम कंपोनेंट लेते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर हमें मिलेगी आई और यहां में मिलेगी बेटा ई नॉट। क्लियर, तो ये कहलाता है बेटा फेजर डायग्राम इसका। क्लियर, ये क्या कहलाएगा इसका फेजर डायग्राम। अब देखिए बच्चों, देयर प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं, ये क्या है इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये क्या है बेटा वोल्टेज, और ये क्या है करंट। अच्छा देखिएगा आई ए, दैट इज आई इज इक्वल टू कितना आता है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, एंड ई किसके बराबर आएगा, वोल्टेज किसके बराबर आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा आई नॉट किसके इक्वल है, आई नॉट है ई नॉट ओवर आर, अभी हमने लिखाया था। अब एक काम करते हैं बेटा, देखिएगा इन दोनों में नीचे अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हैं, रूट 2 से डिवाइड करते हैं। तो आई नॉट बाई रूट 2 इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2 इंटू 1 अपॉन आर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये क्या बन के आ गया बच्चों, ये हो गया आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर करेंट। ठीक है ना, ये हो गया आई आर एम एस यानी आई इफेक्टिव। ये क्या हो गया ई आर एम एस, और नीचे आ गया आर। तो बेटा ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में बन के आ गया आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस ओवर आर। क्लियर, ये हमारे पास में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए डेरिवेशन था। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ेंगे दूसरा है सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग क्या बेटा प्योर इंडक्टर। सर्किट के अंदर क्या है प्योर इंडक्टर। देखिए एक सर्किट कर रहा है, एक सर्किट के अंदर क्या है एक प्योर इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर का 0 ओमिक रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिख भी लीजिएगा, अ सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस L। ठीक है, क्या है बेटा हैविंग 0 ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखिएगा बेटा हमने एक इंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, सर्किट के अंदर बना रहे हैं। ये हो गया आपके पास में इंडक्टर। अब इस सर्किट के अंदर हम इसे मेन से सप्लाई कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बेटा। ठीक है, अब ये आ गया L इंडक्टर, और ये हमारे पास में हमने दिया E इज इक्वल टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने सप्लाई कर दी। व्हेन एसी फ्लो थ्रू द सर्किट, एक इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाता है। ठीक है, यहां लिखते हैं व्हेन एसी फ्लो थ्रू द इंडक्टर ठीक है, इंडक्टर या इंडक्टिव सर्किट, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, वो कितना होगा बेटा, इंडक्टर कितना होगा बेटा, ई डैश, मैंने यहाँ पे ई डैश कंसिडर कर लिया, ई डैश कितना होगा, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, मैंने वीडियो में डाल रखा है, देखिएगा बेटा उसको। ई डैश इज इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है बेटा, बाय किरचॉफ सर्किटल लॉ क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, बाई किरचॉफ सर्किटल लॉ या केसीएल, बाई केसीएल क्या होगा, ई माइनस ई डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ई प्लस ई डैश इज इक्वल टू जीरो, दोनों का हमारे पास में जीरो होगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस ई डैश। और बेटा ई डैश की वैल्यू आप जानते हो कितना दिया हुआ है, माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो आपके पास में मिलके आ गया बेटा, ई की वैल्यू आ गई आपके पास में एल डी आई ओवर डी टी। क्लियर है ना बेटा, यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ये देखिएगा, अगर हम इसमें वैल्यूज को पुटअप करें, ठीक है, किसको, एल डी आई इज इक्वल टू ई डॉट डी टी। बच्चों देखिएगा, एल डी आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एल से हम डिवाइड करें तो डी आई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम इसकी इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या निकालेंगे बेटा, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एल, और बेटा पीछे डी टी, और यहां पे रह गया डी टी। क्लियर है, तो ई नॉट ओवर एल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। देखिए आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एल बाहर, साइन ओमेगा टी का हो गया बेटा आपके पास में कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अपॉन ओमेगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, वो भी बेटा आपके पास में कैसा होता है, साइन का नेगेटिव। ठीक है, तो कैसा होगा, नेगेटिव। अब लगाएंगे बाहर, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल, ये हो गया कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ओमेगा। देखिए आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर ओमेगा एल, इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, माइनस को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट, और बेटा इस टर्म को बोलते हैं एक्सेल। एक्सेल हमारे पास में कहलाता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाएगा बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और माइनस अंदर ट्रांसफर करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ एक्सेल क्या है, एक्सेल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए यहां हम साइड पे लिख रहे हैं, एक्सेल को बोल रहे हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी है बेटा, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी। ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस की तरह से वर्क करता है बेटा। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया बेटा हमारे पास में, वो भी मैक्सिमम। तो ये हो गया बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखिएगा बच्चों, अब यहां पर करंट जो है वो पाई बाई टू पीछे चल रहा है वोल्टेज से। देखिए वोल्टेज कितना था, ओमेगा टी,
और करंट यहां पर कितना है -π/2 फेज पीछे है, यानी वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज π/2। क्लियर? देखिएगा फटाफट नोट कीजिए। और बेटा यहां पर हमने एक्सेल को क्या लिख रखा है, पीछे कर देते हैं ना, क्लियर नोट्स बनाते हैं अच्छे बच्चे की तरह से। देखिए एक्सेल हमने लिखा है बेटा, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। क्लियर है? एक्सेल हमारे पास में क्या था, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन। लिख दीजिएगा इसको, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? एक्सेल देखिएगा, अब एक्सेल किसके इक्वल है बेटा हमारे पास में, ओमेगा को बोलते हैं 2π/T इंटू एल। बेटा 1/T फ्रीक्वेंसी होता है, एक्सेल इज इक्वल टू 2πfL। ये भी आ गया आपके पास में। ठीक है, अब बेटा इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिएगा यहां पर अभी हमने निकाला था कि करंट लैग्स बिहाइंड बाय फेज π/2 फ्रॉम वोल्टेज। ठीक है ना, तो यानी वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज π/2। क्लियर है बेटा? यहां पे इसको नोट करिए और इसको लिखिए बेटा, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट always lags behind the EMF or voltage by π/2। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट लीड द अल्टरनेटिंग EMF लीड द AC बाय फेज π/2। क्लियर? अब देखिए इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर का मतलब ये है कि करंट हमारे पास में लेग्स बिहाइंड हो रहा है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर सबसे पहले पहुंचेगा बेटा। ठीक है, तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर सबसे पहले पहुंच गया। हमने इसको लेके ऐसे चल रहे हैं, ये वोल्टेज के लिए ले रहे हैं बेटा। ठीक है, वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर सबसे पहले पहुंच गया, यहाँ गया I और A, तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। ठीक है, करंट बाद में पहुंच रहा है, करंट बेटा π/2 पीछे चल रहा है, ये करंट के लिए निकाल रहे हैं। देखिएगा ये करंट के लिए आ गया हमारे पास, ये करंट π/2 पीछे चल रहा है। ठीक है, करंट बाद में पहुंच रहा है, पहले वोल्टेज पहुंचा, बाद में करंट पहुंच गया। अब बेटा इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, यहां पर होगा π/2, यहां 0, यहां पर कितना होगा पाई, यहां पर कितना होगा 3π/2 और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 2π। ये वाली वैल्यू किसके लिए है, करंट के लिए। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और बेटा ये वाली वैल्यू होगी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर है बेटा? और इधर हमारे पास में चलेगा ओमेगा टी। ओके, अब देखिएगा, अब इसका फेजर बनाएंगे, तो करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे है, यानी EMF आगे है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए वोल्टेज, क्योंकि ये रोटेटिंग वेक्टर होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं बेटा, तो वोल्टेज का जो हमारे पास में EMF का जो एंगल है वो ओमेगा टी है। ठीक है, ये रहा, ये आ गया हमारे पास में E0, और करंट इससे पीछे है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इससे पीछे हमारे पास में ये बनेगा बेटा, दैट इज I0। और कितना एंगल है बेटा ये हमारे पास में 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा कितना बचेगा π/2 माइनस ओमेगा टी, जो हमने पहले निकाला था बेटा। और यहां पर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू E, और यहां पर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू I, और बेटा ये हमारे पास में y एक्सेस और ये हमारे पास में x एक्सेस मिल गया। ठीक है बेटा, अब बेटा SI यूनिट एक्सेल, देखिएगा एक्सेल इज इक्वल टू 2πfL है,
एक्सएल की एसआई यूनिट हमें निकालनी है, ठीक है। एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ओमेगा एल की यूनिट निकालते हैं। ओमेगा एल की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ एक्सएल, यूनिट ऑफ एक्सएल, यूनिट ऑफ एक्सएल। तो एक्सएल की यूनिट क्या है हमारे पास में बेटा, ओम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ओमेगा एल किसके बराबर होता है, यूनिट ऑफ एल इंटू ओमेगा एल है ना, यूनिट ऑफ एल इंटू यूनिट ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो एल की यूनिट क्या है बेटा हमारे पास में, हेनरी, और इसकी हो गई ओमेगा की सेकंड इनवर्स। अच्छा, हेनरी की जो यूनिट, हेनरी जो बनता है वो हमारे पास में वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड होता है, और ये आ गया बेटा सेकंड इनवर्स, ये ऊपर चला गया, आपके पास में मिला वोल्ट अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड इनवर्स, ये कैंसिल आउट हुआ। वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस यानी ओम हो गया, यानी वोल्ट ओवर एम्पियर इज इक्वल टू ओम, OHM, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है बेटा। अब नोट पॉइंट एक और डालिएगा इसमें, फॉर डीसी सर्किट, देखिएगा बेटा, फॉर डीसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है, 0। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि कांस्टेंट होता है उसका एम्पलीट्यूड। तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है बेटा 2πfl, तो इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी 0 होने पर एक्सएल कितना हो जाएगा, 0, यानी एक्सएल की वैल्यू फॉर डीसी कितनी होती है, 0। यानी कि इसका मतलब ये है इंडक्टर ऑफर्ड नो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ डीसी। क्लियर, लिख लीजिए इस बात को, बहुत अच्छी है। हेंस इंडक्टर offers no opposition to flow of DC, ठीक है। कोई अपोजिशन फ्लो नहीं करेगा, मतलब कोई अपोजिशन इसके लिए फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मतलब अगर कोई डीसी किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है तो कोई अपोजिशन नहीं होगा बेटा, जबकि एसी के लिए इसमें अपोजिशन ऑफर्ड होगा। क्लियर। अब बेटा इसका अगर हम ग्राफ बनाएं एक्सएल और एफ के बीच में, एक्सएल और एफ के बीच में, तो देखिएगा एक्सएल एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसी के लिए बेटा, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना एक्सएल बढ़ता चला जाएगा। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग इज सर्किट कंटेनिंग प्योर, एसी सर्किट कंटेनिंग या कंसिस्ट प्योर कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो शुरुआत में जैसे हमने बनाया वैसे बनाते हैं, एक कैपेसिटर बना देते हैं यहां पर, और इसको किससे मेन से जोड़ देते हैं, एसी मेन से जोड़ देते हैं। चलो अब देखिए यहां से प्लस माइनस, यहां से क्या जाएगा, चार्ज, यहां हो गया प्लस क्यू, यहां पर हो गया माइनस क्यू। कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। देखिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा बेटा आपके पास में, मेंशन करेंगे E इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो Q आपके पास में कितना आ गया, CE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो Q इज इक्वल टू सी, ई की वैल्यू क्या है बेटा, E नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन ये हो गई 1 और इसको बोलते हैं बेटा इक्वेशन 2। क्लियर है बेटा। अब इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस
करंट कितनी होगी सर्किट के अंदर, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू सी ई नॉट, बेटा इसका डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया बेटा आई इज इक्वल टू सी ई नॉट, इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और बेटा कॉमन ओमेगा। क्लियर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, देखिए ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बच्चों चेक कीजिएगा, आई इज इक्वल टू हम इसको लिख रहे हैं ई नॉट बाई 1 ओमेगा सी, ठीक है ऐसे, और कॉस ओमेगा टी। बेटा 1 ओमेगा सी जो होता है उसको हम कहते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमने इसको ऐसे लिखा ई नॉट ओवर एक्स सी कॉस ओमेगा टी, यहां पर ये एक्स सी क्या है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी। ठीक है, फिर दोबारा से नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी यानी एक्सी, एक्सी क्या है हमारे पास में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, यानी एक तरीके का रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर ऑफर्ड करता है एसी के फ्लो होने में। ठीक है, अब देखिए बेटा ये हो गया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बेटा अब हम इसको साइन की फॉर्म में लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है। अब बेटा हम इसको ऐसे लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो अब ये देखिएगा बेटा प्योरली एसी कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई फेज पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 है, यानी करंट लीड द वोल्टेज बाई फेज पाई बाई 2। ठीक है, इन प्योर कैपेसिटिव, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होगा बेटा, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड द वोल्टेज या ईएमएफ बाई फेज पाई बाई 2। ठीक है, अब बेटा हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ में देखेंगे बेटा इसको, देखिए इसका फेजर डायग्राम में इसमें यहां पे ड्रॉ करते हैं ऐसे, देखिए ये आ गया आपके पास में वोल्टेज, ठीक है। अब करंट मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले पहुंचेगा, यानी करंट लीड कर रहा है तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे सबसे पहले पहुंचेगा, तो ये करंट बेटा मैक्सिमम वैल्यू से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ होगा बेटा, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पे, तो यहां पर ये हो गया आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लिखेंगे आई, और ये बेटा हमारे पास में हो जाएगा ई, इसके लिए इक्वेशन आएगी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए बेटा इक्वेशन आएगी हमारे पास में, देखें इसके लिए इक्वेशन होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर, अच्छा ये 0 यहां पर कितना होगा पाई बाई 2, यहां पर कितना होगा पाई, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 पाई बाई 2, और ये होगा आपके पास में 2 पाई बेटा, और यहां पर हमारे पास में होगा ओमेगा टी, और यहां पर ई और आई। ठीक है, ये इसका साइन डायग्राम होता है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कौन लीड कर रहा है, करंट, इसका फेजर बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा फेजर, देखिए इसका फेजर ड्रॉ करते हैं, फेजर ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे करेंगे इसका फेजर ड्रॉ बेटा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं इसकी, ये आ गया। देखिए करंट
वोल्टेज से π/2 आगे है, तो पहले हम वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज हमारा है नहीं, ईएमएफ ड्रॉ करते हैं। ईएमएफ हमारे पास में कितने एंगल पर है, ओमेगा टी। देखो यहां लिखा हुआ है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल पर है हमारे पास में, और ये हो गया हमारे पास में ओमेगा टी। ये कौन है बेटा, E0, ठीक है। इससे π/2 आगे है करंट, इससे π/2 आगे है करंट, तो बेटा हमने π/2 इसको आगे कर दिया। देखो करंट को हमने इससे π/2 आगे कर दिया। ये हो गया हमारे पास में I0, और बेटा यहां पर इसकी क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और यहां पर इसकी क्या मिलेगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये ई है बेटा। और यहां पर हो गया ये आपके पास में वाई एक्सिस, क्लियर, और ये आपके पास में हो गया एक्स एक्सिस। तो ये टोटल एंगल बेटा कितना हुआ, देखो ओमेगा टी प्लस π/2, क्लियर है ना, ओमेगा टी प्लस π/2, ये कहलाता है इसका फेजर डायग्राम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं बेटा। अब देखिएगा बेटा, हमने एक्सेल को क्या लिखा है, एक्सेल हमारे पास में क्या है, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन है इन फ्लो ऑफ एसी, ठीक है। अपोजिशन इन फ्लो ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट में। तो हमने इसको क्या बताया था बेटा, अभी बताया था, बताओ, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही तो बोला था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल। तो बेटा एक्सएल की वैल्यू क्या लिखी थी, 1/ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमने पहले बताई थी 2πf, और ये आ गया सी। अब बच्चों एक बात देखिएगा, अगर f की वैल्यू 0 कर देते हैं, अगर हम फॉर डीसी, देखिए फॉर डीसी के लिए f कितना हो जाएगा 0, तो एक्सएल कितना आ जाएगा बेटा 1/0, यानी इनफाइनाइट। यानी ये एक्सी जो, सॉरी एक्सी, जो हमारे पास में एक्सी है, ये जो एक्सी है, ये जो एक्सी है बेटा, ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को जाने, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, डीसी को क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा, यानी रोक देगा, पूरी तरीके से जाने नहीं देगा। दे शो दैट द कैपेसिटर ब्लॉक द फ्लो ऑफ डीसी, है ना, डीसी को ब्लॉक्स कर देगा, बिल्कुल तरीके से रोक देगा, और एसी को फ्लो होने देगा। क्लियर बच्चा, ये वाला। अब देखो इसमें हम अगर ग्राफ खींचें, किसके बीच में बेटा, एक्सी और किसके बीच में खींचेंगे, एफ के बीच में, तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ये हमारे पास में ग्राफ जाएगा एक्सी का अपोजिशन के लिए, ठीक है। और बेटा अब एक्सी की यूनिट निकालते हैं, एक्सी की यूनिट सेम होती है, क्या आएगी, ओम, ठीक है, जैसे हमने पहले निकाली थी, सेम टू सेम वही है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम होगी। क्लियर बच्चों, ये हमारे पास में बेटा एक्सी और एफ के बीच में ग्राफ, ये हमारे पास में एक्सी का जो फेजर डायग्राम है कैपेसिटर के लिए, फेजर डायग्राम है, पूरा आ गया। और ये हमने पूरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को आपको समझाया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के संग में आपसे मुलाकात करेंगे। और बेटा वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, प्लीज शेयर कीजिए जिससे और बच्चों का भला हो सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।